हाँ भाई, तो अपन लोगों का प्रस्थ रसायन चैप्टर में बात हो चुकी थी अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है ना। ओके, अधिशोषण के प्रकार, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण, उनके बारे में भी हमारी चर्चा हो गई थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि भाई गैस जो अधिशोषित हो रही है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, मतलब जिस गैस के अंतराण्विक बल ज्यादा होंगे, जिसका लिक्विफिकेशन आसानी से हो जाएगा, द्रवीकृत हो जाएगी गैस, मतलब जिसका क्रांतिक ताप ज्यादा होगा, उस गैस को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, अधिशोषित भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या था आपका, दूसरा था यहां पे अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक की प्रकृति, ठीक है, गैस की प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति। ठीक है, और तीसरा क्या है, तापमान, और चौथा क्या है, दाब। ठीक है, तो गैस की प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति, तापमान और दाब, ये सारे फैक्टर्स थे जिसमें से हम लोग गैस की प्रकृति पे तो बात कर ही चुके थे बेटा। ठीक है, और अधिशोषक की प्रकृति क्या है, अधिशोषक मतलब जो छिद्रित संरचना होनी चाहिए। ठीक है, अधिशोषक की प्रकृति में अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब अधिशोषक की प्रकृति पे हम लोग बात कर चुके थे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अधिशोषण की मात्रा उतनी ज्यादा होगी। संरंध्र संरचना या खुरदरे पृष्ठ पे जो है या बारीक चूर्ण जो लेते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है, तो उस स्थिति में भी क्या होगा, अधिशोषण ज्यादा होगा। अब तापमान की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा एच जो है आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, जो है तापमान जो है अपन लोग जानते हैं कि लासातलीय प्लस प्रिंसिपल से गैस और ठोस, मतलब ठोस पर गैस जो अधिशोषित हो रही है। ठीक है, तो तापमान बढ़ाने पे अपन लोगों को पता है कि भाई गैस का अधिशोषण क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो तापमान के साथ अपन लोग जो बात कर रहे थे बेटा, भौतिक अधिशोषण का जो ग्राफ आ रहा था x/m, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से आ रहा था। ठीक है, अच्छा तो गैस एड्सॉर्ब जो होगी, ठीक है, मतलब जो अधिशोषित गैस हुई है, x/m, x क्या है, गैस की मात्रा ग्राम में, और m क्या है आपका, अधिशोषक की मात्रा ग्राम में। ठीक है, अधिशोष्य और अधिशोषक की मात्रा, तो ये x/m। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये समझ में आ गया। ठीक है, सो गैस की मात्रा और ये क्या है आपका, अधिशोषक की मात्रा, मतलब हम लोग बोलेंगे कि x/m रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रति ग्राम अधिशोषक के ऊपर कितने मात्रा या कितने ग्राम या कितने मिलीग्राम गैस अधिशोषित हो रही है ना। ओके, ये x/m रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो है आपका हम देख रहे हैं तापमान के साथ, टेम्परेचर अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे T, तो x/m का मान क्या हो रहा है बेटा, तापमान के साथ कम हो रहा है। x/m का मान क्या हो रहा है, तापमान के साथ कम हो रहा है, और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इस ग्राफ को बोलते हैं अपन लोग अधिशोषण या एड्जॉर्प्शन आइसोबार। क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन, ठीक है, आइसोबार। ठीक है, मतलब ये जो ग्राफ है इसको बोलेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोबार, अधिशोषण समदाबीय ग्राफ। ठीक है, अगर अपन लोग दाब के साथ परिवर्तन देखेंगे बेटा, तो दाब बढ़ाने पे क्या होगा, दाब बढ़ाने पे हम देखते हैं यहाँ पे
तापमान के साथ तो समझ में आ रहा है अपन लोगों को। ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन का सामान्यतः हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। केमिकल एड्जॉर्प्शन पे हम बात कर ही चुके थे कि भाई x/m जो है तापमान के साथ क्या होगा बेटा, कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, समझ लो। क्योंकि वहां पे सक्रियकरण ऊर्जा भी आवश्यक होगी, है ना, रासायनिक बंध बनाने के लिए। ये कहानी हो गई x/m की तापमान के साथ। ठीक है, अब देखो दाब के साथ क्या है बेटा, अगर आप दाब बढ़ाओगे तो क्या होगा, दाब के साथ परिवर्तन, ठीक है, अधिशोषण, ठीक है, में परिवर्तन, ठीक है। अब देखो इसमें x/m जो है ना, वो दाब के साथ बढ़ेगा, दाब बढ़ाने पे। क्यों बेटा, देखो लासातलीय प्रिंसिपल से हमें पता है गैस प्लस सॉलिड, ये क्या बना रहा है, गैस सॉलिड। ठीक है, दाब अगर आप बढ़ाते हो तो साम्य उस स्थिति, उस अवस्था की तरफ जाएगा जहां पे दाब कम हो जाए, मतलब गैसीय अणु कम हो जाए बेटा। ये तो गैस सॉलिड का एक इंटरफेस है, सॉलिड अवस्था में ही आ गया एक तरीके से। तो गैस के अणुओं की संख्या क्या होगी, कम होगी, मतलब एक साम्य जो है आगे जाएगा, मतलब ज्यादा दाब पर गैस ज्यादा अधिशोषित होगी। ठीक है, तो x/m बढ़ेगा, अगर आप दाब बढ़ाते हो तो x/m का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हम लोगों ने x/m का अभी ग्राफ बनाया था, ठीक है, किसके साथ बेटा, तापमान के साथ। अगर हम अलग अलग दाब रखते हुए, ठीक है, P1, P2 और P3 रखते हुए x/m का मान खींचें, ठीक है, तो क्या लगता है अपन को, यहां पे प्रेशर कौन सा ज्यादा होगा, P3 ज्यादा होगा किससे, P2 ज्यादा होगा P1 से। ठीक है, P3 विल बी ग्रेटर देन P2 विल बी ग्रेटर देन P1। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपकी कहानी हो गई किसकी, दाब के साथ जो अधिशोषण है। लेकिन अगर हम देखें बेटा तो दाब के साथ अधिशोषण को व्यक्त करने के लिए यहां पे दो थ्योरीज आती हैं। ठीक है, अगर हम लोग x/m का दाब के साथ परिवर्तन देखते हैं, अभी तो हमने तापमान के साथ देखा था, x/m जो है दाब के साथ देखते हैं, तो यहां पे क्या है, कुछ इस तरीके से आता है बेटा कर्व, दाब के साथ x/m बढ़ता है और फिर उसके बाद ये जो है ना, ठीक है, समझ रहे बात को। तो यहां पे देखो x/m का जो मान है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है बेटा। ये x/m का मान दाब के साथ बढ़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा दाब हो जाने पे अब x/m का मान बढ़ना बंद कर देता है, ये सैचुरेट हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ठीक है, दो अलग अलग लोगों ने इस पे काम किया, इस दाब के साथ जो परिवर्तन है। ठीक है, एक फ्रेंडलिक एक लैंगमेयर। ठीक है, दोनों पे अपन लोग चर्चा करेंगे। इस ग्राफ को फिलहाल क्या बुलाएंगे बेटा अपन लोग, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे ग्राफ को एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या बुलाएंगे, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, मतलब समतापीय अधिशोषण ग्राफ। ठीक है, अगर अपन लोग अलग अलग तापमान पे x/m देखते हैं, ठीक है, तो तापमान अगर अलग अलग है हमारे पास, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये कर्व जो आएगा वो किस हिसाब से आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम T1, T2, T3 की बात करते हैं, ठीक है,
तो T1 T2 T3 ज्यादा टेम्परेचर जिसका होगा उसका x बाई एम क्या होगा बेटा, कम होगा, अमाउंट उसकी कम एब्जॉर्ब होगी। तो तापमान कौन सा ज्यादा होना चाहिए, T3? नहीं, ओके, क्योंकि x बाई एम का मान जो है बेटा T3 के लिए ज्यादा आ रहा है, इसलिए क्या है T3 सबसे कम टेम्परेचर रहा होगा, मतलब ये ठंडा टेम्परेचर रहा होगा, ये ज्यादा गर्म, ठीक है। ओके, गर्म से ठंडे की तरफ अपन लोग मूव कर रहे हैं, T3 T2 एंड T1 सबसे ज्यादा रहा होगा, ठीक है, समझ रहे बात को। अब हम बात करते हैं इसमें फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ओके, और लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है बेटा, तो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है आपका फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी और लैंगमेयर अधिशोषण समतापी, इस पे बात करते हैं, ठीक है, कि फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बोलता है, ठीक है। तो फ्रेंडलिक ने क्या बोला बेटा कि जो गैस की अधिशोषण की मात्रा होगी x बाई एम, ठीक है, क्लियर, मतलब फ्रेंडलिक ने माना कि यहाँ पे जो सतह है उस पे क्या है, गैस के अणु जो अधिशोषित हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी मात्रा गैस की x ग्राम m ग्राम अधिशोषक के ऊपर वो क्या हो रही है, अधिशोषित हो रही है, तो x बाई एम जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा बेटा, जो दाब होगा उसकी पावर 1/n के, ठीक है। अब ये 1/n क्या है, इस पे अपन लोग देखते हैं, x बाई एम इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n, ये तो क्या है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, ये नियतांक हो गया k, ठीक है, और ये 1/n, ये बात समझ आ गई अपन को ना हो, ठीक है। अब देखो, अगर हम देखें इसमें 3 कैटेगरी डिफाइन करी गई है बेटा, एक तो बहुत अति कम, अति न्यून दाब पर, ठीक है, क्लियर, अति न्यून दाब या अति जो है उच्च दाब पर, है ना। तो पहला है अति न्यून दाब। अति न्यून दाब पर क्या है बेटा, 1/n का जो मान होगा वो 1 होगा फ्रेंडलिक के हिसाब से, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, x बाई एम का मान जो होगा k इंटू पी होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा आएगा बेटा, बहुत कम दाब है उस समय, तो x बाई एम स्ट्रेट लाइन चलेगा, ठीक है, समझ रहे बात को। अति उच्च दाब पर क्या होगा, अति उच्च दाब पर या उच्च दाब पर, ठीक है, यहां पे 1/n का जो मान होगा वो 0 को मैच करेगा बेटा, 0 के बराबर होगा, मतलब x बाई एम जो आएगा वो क्या आएगा, k इंटू पी की पावर 0, मतलब k इंटू पी, ठीक है। x बाई एम का मान क्या होगा, k इंटू पी के बराबर की पी की पावर 0, ठीक है, मतलब x बाई एम क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट k, मतलब बहुत ज्यादा उच्च दाब पर क्या होगा, ये ग्राफ जो होगा वो कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगा, ठीक है, क्योंकि x बाई एम का मान बदल ही नहीं रहा है, आप जो भी दाब अप्लाई कर रहे हो तो ये कुछ ऐसा लाइन आएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम बात करें सामान्य दाब पर, मॉडरेट प्रेशर पे, तो सामान्य दाब पर क्या बेटा, 1/n का मान जो है 1 और 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो x बाई एम जो होगा
वो क्या होगा k इंटू पी की पावर 1/n, ठीक है। जहाँ पे ये वैल्यू 1 से कम है बेटा और ये वैल्यू 1 से कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है मॉडरेट प्रेशर, ना तो बहुत ज्यादा प्रेशर ना तो बहुत कम प्रेशर, उस केस में बेटा ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। पी की तरफ झुका हुआ, ठीक है। ये 3 हिस्सों में बट गया ग्राफ, क्लियर। अब अपन लोगों को अगर के और एन का मान पता करना है मॉडरेट प्रेशर के लिए, ठीक है, कि कितना आएगा, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1/n। आप यहाँ पे log ले लो, log ऑफ x बाई एम क्या होगा बेटा, यहाँ पे log k प्लस log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, है ना। तो log ऑफ p टू दी पावर 1/n, ओके। log a की पावर x जो होता है बेटा, या log a की पावर n क्या होता है, n आगे आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/n आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन लोगों का एक y एक्सिस पे ये y हो गया बेटा, ये इंटरसेप्ट c हो गया और ये क्या हो गया mx, ठीक है। तो अगर हम बात करें log x बाई एम वर्सेस log p का हम लोग ग्राफ देखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, अपन लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जिसका एक कुछ इंटरसेप्ट आएगा, है ना। तो वहां से अपन लोग कंपेयर करेंगे, तो अपन लोग जो भी बेटा यहाँ पे k और 1/n का जो वैल्यू निकालना है, अपन लोग क्या करें, यहाँ पे log ऑफ x बाई एम का मान निकालें, किसके साथ, यहां पे निकालें log p के साथ, ठीक है। log ऑफ x बाई एम का मान जो है log p के साथ निकालें, तो यहां पे क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ओके, जिसका इंटरसेप्ट क्या है बेटा, log k, है ना। और स्लोप कितनी है इसकी, स्लोप जो है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1/n। समझो बात को, ये हो गया तुम्हारा फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। तो अब दूसरा जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है बेटा, ठीक है, वो है लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, क्लियर। इसमें समझ आ गया होगा आप लोगों को, बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे कुछ नहीं आने वाले, है ना। बस ये आप लोग इतना याद रख लो आपको कि फ्रेंडलिक का फॉर्मूला क्या है और लैंगमेयर का फॉर्मूला क्या है ना। बढ़ते हैं आगे बेटा, लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बोलता है, ठीक है, वो थोड़ी सी नए शब्दावली में समझाता है, ठीक है। लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ना, देखो लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म सिंपली बेटा यहां पे फ्रेंडलिक से थोड़ी सी अलग अप्रोच है इनकी। इन्होंने क्या बोला कि जो गैस अधिशोषित हो रही है बेटा, ठीक है, वो क्या होगी, सतह पे एड्जॉर्ब हुई, ठीक है। लेकिन जो गैस एड्जॉर्ब हो गई वो परमानेंटली एड्जॉर्ब नहीं हो गई, मतलब अधिशोषित नहीं हो गई। ये सतह पे जो एड्जॉर्ब हुए मॉलिक्यूल्स हैं वो सतह को छोड़ेंगे भी बेटा, ठीक है। और जो नए गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो सतह पे वापस क्या होंगे, अधिशोषित भी होंगे, ठीक है, क्लियर। तो मतलब यहाँ पे एक साम्य की अवस्था आएगी, ठीक है, क्या आएगा, साम्य की अवस्था। तो लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बेटा रासायनिक केमिकल एड्जॉर्प्शन को कंसीडर करता है, जो कि फ्रेंडलिक में सिर्फ उन्होंने क्या माना भौतिक अधिशोषण को ही समझाया, क्लियर। अच्छा, और यहाँ पे ये क्या बेटा मोनोलेयर लेते हैं, ठीक है, मतलब एक परत बनेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अधिशोषण और विशोषण दोनों को ही साथ में रखा, ठीक है, अधिशोषण और विशोषण, मतलब एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन, मतलब सतह पे जमा होना और सतह को छोड़ना, ठीक है। मतलब जिसको हम लोग अधिशोषण बोलते हैं उसको उन्होंने बोला कंडेंसेशन या संघनन, ठीक है। और जिसको हम
डिजॉर्प्शन बोलते हैं बेटा, ठीक है। मतलब ये एडजॉर्प्शन था, एडजॉर्प्शन। अब यहाँ पे दो शब्द आ गए ना बेटा। एडजॉर्प्शन अभी तक हम लोग ये समझ रहे थे जमा होना, ठीक है, लेकिन उन्होंने दोनों बातें एक साथ बोली कि कुछ मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब भी हो रहे होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स जो एडजॉर्ब हुए हैं सतह पे, जो अधिशोषित हैं, वो सतह को छोड़ेंगे भी, ठीक है, पृष्ठ जो है उसको छोड़ेंगे। तो इसको बोलेंगे हम लोग डिजॉर्प्शन या विशोषण, ठीक है। तो डिजॉर्प्शन के लिए उन्होंने जो है बोला एवेपोरेशन, ठीक है। एवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण, ठीक है। तो ये हो गया आपका संघनन और ये वाष्पीकरण, ठीक है। ये क्लियर हो गया अपन को। तो लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ना, इसमें उन्होंने बोला कि एक साम्य की अवस्था आएगी जब रेट, जो दर है संघनन की बेटा और एवेपोरेशन की, ठीक है, वाष्पीकरण की जो दर है और संघनन की जो दर है, जब वो बराबर हो जाएंगी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग साम्य की अवस्था, ठीक है। उस साम्य की अवस्था पे दिए गए दाब पे, ठीक है, जो x/m का मान होगा साम्य की अवस्था पे, वो डिपेंड करेगा बेटा AP/1 + BP, इस तरीके से रिलेट होगा, ठीक है। जहां पे A और B क्या है, दो लैंगमेयर कांस्टेंट है, लैंगमेयर कांस्टेंट, ठीक है। A और B लैंगमेयर कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे जो है उन्होंने बोला फिर से वही कहानी, ठीक है, कि अगर वेरी हाई प्रेशर है बेटा या वेरी लो प्रेशर है, ठीक है, न्यून दाब है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में 1 + BP, BP का मान बेटा 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 आएगा, तो उस स्थिति में x/m क्या होगा, x/m हो जाएगा बेटा AP के बराबर। मतलब x/m का मान, ठीक है, सिर्फ दाब के लीनियरली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, मतलब AP के बराबर होगा। लो प्रेशर रीजन में सीधा एक सरल रेखा आएगी, है ना, जो कि ओरिजिन से पास होगी। फिर हाई प्रेशर रीजन में क्या होगा, उच्च दाब पर क्या होगा, उच्च दाब पर यहां पे अगर हम देखें, ठीक है, तो उच्च दाब पर देखो बेटा, यहां पे x/m मतलब 1 + BP जो है वो BP के बराबर होगा। मतलब BP की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो 1 को इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे x/m क्या आएगा, AP/BP, ठीक है, दैट इज व्हाट A/B। मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा बेटा। तो x/m बहुत उच्च दाब पर क्या होगा, ठीक है, x/m का मान जो है उच्च दाब पर कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास, मॉडरेट प्रेशर, ठीक है, सामान्य दाब, ठीक है। सामान्य दाब पर क्या होगा, देखो ये x/m इक्वल टू क्या आएगा, AP/1 + BP बेटा, ठीक है। तो इसको जब आप ग्राफ बनाओगे इसका, तो ये बीच का कर्व आएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो सामान्य दाब पर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। क्लियर। अब अगर अपन लोगों को यहाँ पे A और B का मान पता करना है बेटा, तो A और B का मान कैसे पता करेंगे, देखो A और B का मान जो है x/m जो है ना, वो AP/1 + BP आया बेटा। तो एक काम करते हैं, इसको m/x लिख दो। तो m/x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 1 + BP/AP, दैट इज व्हाट 1/AP + B/A, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, देखो
m बाई एक्स एंड 1 अपॉन p। क्लियर? सो यहां से क्या आएगा, देखो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, इसकी स्लोप अपन को क्या देगा, स्लोप टेन थीटा अपन को 1 अपॉन ए देगा, और इंटरसेप्ट क्या होगा बेटा, b बाई ए। इंटरसेप्ट क्या होगा आपका, b बाई ए के बराबर। तो यहां से इंटरसेप्ट b बाई ए निकल आएगा, स्लोप 1 बाई ए निकल आएगा, तो यहां से अपन लोग b और a दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेटा लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है ना। अब देखो अब यहां पे जैसे विलियन की बात करें बेटा, तो लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म विलियन के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, विलियन के लिए कोई सांद्रता है, ठीक है, किसी विलियन की C मोल प्रति लीटर, जो ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, x बाई एम जो आएगा वो आएगा AC अपॉन 1 प्लस BC, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार से गैसेस का दाब होता है, ठीक है, तो गैस का दाब जो होता है उसकी सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरीके से जो विलियन है उसमें क्या है बेटा, विलियन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे कमरे या चेंबर के अंदर गैस के अणु रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई बेटा लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की, ठीक है ना। अब देखो अगला जो किस्सा है वो है कि एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। ये आपको खुद से पढ़ने बेटा, आपकी जो मॉड्यूल है इसमें आपको पेज नंबर 2.5 पे दे रखे हैं अधिशोषण के अनुप्रयोग, ठीक है। गैस मास्क में बता चुका हूं, कपड़ों को रंगने में, आर्द्रता नियंत्रित करने में, ठीक है, रंगीन पदार्थ को हटाना, ठीक है, विस्मांगी उत्प्रेरण, पेट्रोलियम का परिशोधन, ये सब एग्जाम्पल याद रख लेना आप लोग, है ना। वर्ण लेखन, निर्वात उत्पन्न करने में अधिशोषक सूचक, झाग प्लवन विधि और कठोर जल का मृदुकरण। समझ लो बात को, ठीक है। सो ये आपका हो गया बेटा पहला सेक्शन। अब दूसरा सेक्शन प्रस्तुत रसायन का जो है वो है बेटा उत्प्रेरण, और तीसरा है कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस पर समय अपन लोग पहले देते हैं, है ना। ओके, तो कोलाइडी अवस्था क्या होता है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोलाइडी अवस्था देखो बेटा, अगर हम बात करें पानी के अंदर हम लोग ग्लूकोज को डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक विलियन बनेगा, ठीक है, जिसको हम लोग वास्तविक विलियन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन पानी के अंदर अगर मिट्टी को सोल्यूबल करें तो मिट्टी क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, इसको बोलते हैं निलंबन, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच की एक स्थिति आती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है आपकी जो है कोलाइडल अवस्था, ठीक है। जैसे धुंधला पानी होता है, ठीक है, जिसमें मिट्टी सेटल डाउन नहीं होती है, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, कोलाइडी अवस्था। समझ पा रहे हो। तो निलंबन और वास्तविक विलयन के बीच की एक स्थिति को भी हम लोग जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग कोलाइडी स्थिति, है ना। ओके, पूरा थ्योरेटिकल है बेटा, इसको पढ़ते जाना है अपन लोगों को, है ना। तो एक बार अपन लोग समझ लेते हैं इसको कि जो विलयन है, ठीक है, मतलब दो पदार्थों को मिलाते हैं, विलेय और विलायक को मिलाते हैं, तो वहां पे दोनों के पदार्थों के मिलने पे तीन प्रकार की स्थितियां संभव हैं। एक तो है वास्तविक विलयन, ठीक है, दूसरा है निलंबन, और तीसरा क्या है, कोलाइडी अवस्था, ठीक है। जैसे अपन लोग कोलाइडी अवस्था, जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में डालोगे बेटा तो एक वास्तविक विलयन बनेगा, लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड को बेंजीन में घोलने की कोशिश करोगे तो वहां पे एक कोलाइडल विलयन बनेगा। कोलाइडल ऐसे समझ सकते हैं, जानते हैं हम लोग, ठीक है, पढ़ तो चुके ही हैं 12th में, गम वगैरह होता है ना। तो ये सब क्या है, कोलाइडी अवस्था, जेल, ओके, मिल्क, हेयर क्रीम, है ना, ये सब क्या है, कोलाइडल सोल ही है ना। तो वास्तविक विलयन, इनको हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे, गुणधर्मों के आधार पे क्या है बेटा देख रहे हैं।
तो इसमें जो है सभी की प्रकृति क्या है, दो बाइनरी अपन लोगों ने मिक्सचर बनाया, ठीक है, बाइनरी मिक्सचर मतलब दो कंपोनेंट को अपन लोगों ने मिलाया, ठीक है। तो इसमें प्रकृति जो है, एक आएगा विषमांगी तंत्र, एक आएगा विषमांगी तंत्र, दूसरा क्या आएगा समांगी तंत्र, ठीक है। सो निलंबन क्या है आपका, विषमांगी तंत्र, कोलाइडी अवस्था क्या है, विषमांगी तंत्र, और जबकि वास्तविक विलयन क्या है, समांगी। मतलब जो है जो ट्रू सॉल्यूशन होगा बेटा, जैसे पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड को मिलाया या ग्लूकोज को मिलाया, तो अपन लोग क्या है, इसमें पानी के कणों और ग्लूकोज के कणों को अलग अलग देख ही नहीं सकते हैं। कोई भी हमारे पास भौतिक तरीका नहीं है जिससे हम लोग ये पता कर सकें कि ये ग्लूकोज का पानी रखा है, ठीक है, समझे बात को। अच्छा, तो इतने अच्छे से वो मिल जाते हैं कि वो एक समांगी तंत्र बनाते हैं। कणों का आकार हम बात करें तो निलंबन जो है, इनके कणों का आकार जो है, विलेय के कणों का आकार बेटा, ठीक है, ये ज्यादा होता है, इस वजह से वो निलंबन बनाते हैं या सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि कोलाइड अवस्था में क्या होगा, 1 नैनोमीटर से, ठीक है, 1000 नैनोमीटर तक की रेंज में कोलाइडी अवस्था के कण होंगे, ठीक है। जबकि वास्तविक विलयन जो है, यहाँ पे इसके कण जो है बेटा 1 नैनोमीटर से छोटे होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पृथक्करण, ठीक है। तो पृथक्करण क्या है, सामान्य फिल्टर पेपर या अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर, ठीक है। तो सामान्य फिल्टर पेपर से बेटा निलंबन आसानी से हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, सामान्य फिल्टर पेपर की मदद से। कोलाइडी विलयन को सामान्य फिल्टर पेपर से अपन लोग पृथक्कृत नहीं कर सकते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, ठीक है। जबकि ट्रू सॉल्यूशन में हम लोग ना तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से, नहीं ना ही अल्ट्रा फिल्टर पेपर से, ठीक है। बहुत अच्छा फिल्टर पेपर होता है अल्ट्रा फिल्टर, ठीक है, उससे हम लोग इसको तो सेपरेट कर सकते हैं, कोलाइडी अवस्था के कणों को तो अलग कर सकते हैं, क्लियर। और किससे, या कोलाइडल विलयन के अंदर जो क्या है बेटा, परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है, के कणों को अलग कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन वास्तविक विलयन में हम किसी भी फिल्टर पेपर की मदद से ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्लियर। कणों का सेटल डाउन होना, जमना, ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से निलंबन के कणों का आकार बड़ा होता है बेटा, वजन भी ज्यादा होता है, तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं गुरुत्वाकर्षण में, ठीक है। यहाँ पे कोलाइडी विलयन का स्कंदन संभव है, ठीक है, वो बदल सकते हैं निलंबन में, और जो है वास्तविक विलयन का ये असंभव होता है, ठीक है, ये निलंबन नहीं बनाते हैं, ओके। लेकिन एक बात ध्यान रखने जैसी है कि कोई भी ट्रू सॉल्यूशन है बेटा, उसको कुछ सर्टेन परिस्थितियों में हम लोग क्या है, जो है कोलाइडी अवस्था और कोलाइडी को जो है अपन लोग निलंबन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पारदर्शिता की। तो पारदर्शिता क्या होगी, निलंबन जो होगा, जैसे हम लोग सैंड का वाटर ले लें, ठीक है, मतलब पानी के अंदर अगर मिट्टी है तो उसमें क्या है, जो निलंबन बनेगा नीचे सेटल डाउन होगा वो अपारदर्शक रहेगा, उसको हम देख नहीं सकते। और वास्तविक विलयन पारदर्शक रहेगा, जैसे पानी में कोई भी कलर का सॉल्यूशन बने, कलर से मैटर नहीं करता बेटा, वो पारदर्शक रहेगा, ग्लास ट्यूब में आर पार दिखाई देगा अपन को, क्लियर। और जबकि यहाँ पे कोलाइडी विलयन जो बनेगा वो लगभग पारदर्शक होगा, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट बनेगा। कणों का विसरण, विसरण मतलब डिफ्यूजन, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जो कण प्रवाहित होते हैं, ठीक है। तो कणों का विसरण क्या होता है, निलंबन में नहीं होता है, क्योंकि भारी कण होते हैं, और कोलाइडी विलयन के कण अपेक्षित रूप से छोटे होते हैं, तो इनका धीमी गति से होगा, और वास्तविक विलयन तो तीव्रता से होगा बेटा, ठीक है। ब्राउनियन गति क्या होती है, ब्राउनियन गति अभी अपन लोग आगे सीखेंगे कि निलंबन नहीं दर्शाते हैं, कोलाइडी विलयन दर्शाते हैं, और वास्तविक विलयन नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। टिंडल प्रभाव भी क्या है, टिंडल प्रभाव जो है निलंबन नहीं दर्शाते हैं, कोलाइडी विलयन दर्शाते हैं, ओके, और वास्तविक विलयन में प्रेक्षित नहीं होता है, ओके। विद्युत कण संचलन भी अपन लोग आगे पढ़ने वाले हैं अभी। और प्रावस्थाएं जो अगर हम बात करें तो प्रावस्थाएं निलंबन में 2 हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट साफ साफ दिखाई देंगे, कोलाइडी में भी 2 हैं, लेकिन वास्तविक विलयन में सिर्फ एक ही प्रावस्था बाकी रहती है, ठीक है, 2 अलग अलग नहीं दिखते हैं। दृश्यता की बात करें हम लोग तो निलंबन तो सूक्ष्म खुली आंखों से ही दिखाई देते हैं विलय के कण, ठीक है, जबकि कोलाइडी कण सूक्ष्म आंखों जो है सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देता है अपन लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वास्तविक विलयन के कणों को किसी प्रकाशिक यंत्र से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो ये आपकी कहानी हो गई किसकी, कोलाइडी अवस्था। अब बात करेंगे बेटा कोलाइडी तंत्र जो बना है, ठीक है, उसके वर्गीकरण का।
ठीक है, ये चैप्टर तो पूरा थ्योरेटिकल है बेटा, अगर आता है तो आप लोग उसको पढ़ डालो जल्दी से, ठीक है। बाकी तो ये सब एक्सप्लेनेशन ही है, अगर आप लोगों को आता है तो उस पर टाइम ज्यादा जाया नहीं करना है, अपना पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, दैट्स ऑल, ठीक है। तो फिलहाल अब अपन लोग नेक्स्ट क्लास में कोलाइडी तंत्रों का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद उनको बनाते कैसे हैं, शुद्धिकरण वगैरह कैसे करते हैं और उनके गुणधर्म क्या होते हैं, इन पे अपन लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, थैंक यू वेरी मच।